किया, जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये थी कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between their centers। कि यूनिवर्स का हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है। हर बॉडी उसका एक अपना मैस है, वो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है विद अ फोर्स। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेस, यानी उनके मैसेस के प्रोडक्ट। तो देखें बेटा, हमें ये डेफिनेशन बता रही है कि ये जो फोर्स है जिसको ग्रेविटेशन का नाम दिया गया है टू मैसेस के बिटवीन, ये उन मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और उनके सेंटर्स के बिटवीन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलें इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसके मीनिंग क्या है। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं इसको मैथमेटिकली लिखता हूं। जो डेफिनेशन लिखी है इसको मैं मैथमेटिकली लिखता हूं। तो देखिए मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। बेटा देखें, एक बात याद रखिएगा, जैसे मैं यहां पे ना साइड पे लिखता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सी टू क्वांटिटीज डायरेक्टली हैं और कौन सी टू क्वांटिटीज इनवर्सली हैं। तो आप कहेंगे ए और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए और सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पता कैसे चला? अगर क्वांटिटीज आमने सामने हों तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर क्वांटिटी डिवाइड हो रही हो, मतलब एक सामने है न्यूमरेटर में है, दूसरी डिनोमिनेटर में है, तो बेटा ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। छोटा सा मैं यहां पे लिख देता हूं। अब सुनिएगा, पहली बात, हमें डायरेक्ट देखने से पता चल गया ये डायरेक्टली है और ये इनवर्सली है। अब दूसरी बात, डायरेक्टली के क्या मीनिंग होते हैं, इनवर्सली के क्या मीनिंग होते हैं। बेटा डायरेक्टली के मीनिंग होते हैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे दूसरी भी इंक्रीज होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि अगर इस रूम में मैं नंबर ऑफ बल्ब को इंक्रीज करता हूं तो लाइट जो वो दे रहे हैं वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी ये देखें, इसी के अकॉर्डिंगली मैं लिख सकता हूं कि लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बल्ब, नंबर ऑफ बल्ब्स। क्लियर होगी बात? अब आप देखें, ये इनवर्सली है क्योंकि डिवाइड हो रहा है। इनवर्सली के मीनिंग होते हैं कि अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी डिक्रीज होगी। एग्जांपल देने जा रहा हूं। बेटा मैं कहता हूं हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, उस बिल्डिंग को 50 लेबर्स 1 मंथ में कंप्लीट करते हैं। अगर हमने लेबर डबल कर दिए तो उसी बिल्डिंग को लेबर जो है वो हाफ डेज में कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब है लेबर और डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो देखें, लेबर हाफ हो गए, ठीक है, हमने लेबर फॉर एग्जांपल डबल कर दिया, डेज हाफ हो गए, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके अकॉर्डिंगली हम ये लिखेंगे कि डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेबर। आप देखें बेटा, मैंने अब इसको डिवाइड में लिखा है, तो ये पता चल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दो बातें बेटा मैंने आपको बताई हैं, डायरेक्टली और इनवर्सली दोनों के लिए पहली बात, हमें एक्सप्रेशंस को देख के पता कैसे चलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे पता चलता है? आमने सामने हो तो डायरेक्टली है, जैसे बल्ब और लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात, इनवर्सली कैसे पता चलता है? डिवाइड में हो। अब ये भी पता चल गया, हमें पहचान पता चल गई। अब ये माइंड में आता है कि डायरेक्टली के क्या मीनिंग है। एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें दूसरी भी इंक्रीज हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक को इंक्रीज करें दूसरी डिक्रीज हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए नंबर ऑफ लेबर ज्यादा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डेज कम में तो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक क्लियर होगी बात बेटा? ठीक है। अब आप देखें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अब मैं लिख रहा हूं कि दिस फोर्स इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, कि ये फोर्स उनके सेंटर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है ना डी, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। यानी स्क्वायर उसका पहले लेंगे डिस्टेंस का और फिर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखें इसके मीनिंग क्या है बच्चों। अगर मैं एक मैस को डबल कर देता हूं, फोर्स डबल हो जाएगी। अगर मैं दोनों मैसेस को डबल कर देता हूं तो पता है क्या होगा। ये देखें, इस मैस को भी डबल कर दिया और इस मैस को भी डबल कर दिया, तो ये देखें बच्चों, 2 2s are 4 टाइम मैस हो जाए, मतलब फोर्स हो जाएगी। तो प्रोडक्ट के साथ फोर्स इंक्रीज होती है। जैसे मैं आपसे एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर देखें पहले इसका मैस था 2 तो इसका मैस था 3 2s are 6 आंसर आएगा। अब अगर इसका मैस मैंने 4 कर दिया तो 4 3s are 12 आंसर आएगा। तो बच्चों एक मैस इंक्रीज करेंगे, वो दूसरे के पहली वैल्यू के साथ प्रोडक्ट होगा, फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। दोनों को इंक्रीज करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट के लिहाज से इंक्रीज आएगा। और उनके सेंटर्स के बिटवीन डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के मीनिंग ये है बेटा कि स्क्वायर लेके हमने जो है वो फोर्स को चेंज करना है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर फोर्स ऐसे चेंज होती कि मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया, फोर्स हाफ होगी, तो फिर तो हम क्या लिखते कि फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन बेटा न्यूटन्स ने ये फाइंड किया कि ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इसका मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल 1/2 डिस्टेंस हुआ तो 2 2s are क्या आएगा, 4 टाइम फोर्स कम हो जाएगी। डिस्टेंस हमने डबल कर दिया, 4 टाइम फोर्स, ये देखें डिस्टेंस डबल कर दिया तो 4 टाइम फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। बच्चों इस स्टेटमेंट से हमें यह पता चला कि मैसेस में से किसी एक मैस को भी इंक्रीज करने से ये ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होती है, क्योंकि मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा पॉइंट ये पता चला कि अगर हम डिस्टेंस को बेटा इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस के इंक्रीज करने से फोर्स स्क्वायर के साथ डिक्रीज होती है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बच्चों में ये देखें, ये हमारे पास रिलेशन 1 है और ये रिलेशन 2 है, ठीक है। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग रिलेशन 1 एंड 2, बेटा फर्स्ट और सेकंड रिलेशन को मैं कंबाइन करने जा रहा हूं। एक बात याद रखिएगा, यहां पे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कह देते हैं। बेटा ये इक्वेशंस नहीं है, ये रिलेशन है। देखे ना इनके बिटवीन, देखे आपको कहीं पे इक्वल नजर आ रहा है, सो दीज आर नॉट इक्वेशंस, दीज आर एक्चुअली रिलेशंस। तो कंबाइनिंग रिलेशन 1 एंड 2, बेटा कंबाइन का जरा रूल समझ लेंगे। कंबाइन का रूल होता क्या है, कंबाइन का रूल ये होता है, ये देखें ये फोर्स 2 टाइम आ रही है ना, इसको जस्ट 1 टाइम लिखेंगे, प्रोपोर्शनल आ गया। ये देखें ये न्यूमरेटर में आएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हमने इसको कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया। लेकिन याद रखिएगा कंबाइनिंग ऑफ रिलेशन और इक्वेशन का ये रूल है, 2 टाइम जो चीज आ रही होती है उसको हम जस्ट 1 टाइम लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड पे फोर्स को मैंने 1 टाइम लिखा, ये देखें न्यूमरेटर में आ गया m1 मैस और m1 और m2 आ गए, और बेटा डिनोमिनेटर में क्या आ गया, d स्क्वायर आ गया। आपने देखा हमने मैथमेटिकली जो है वो फोर्स का यानी रिलेशन में उसका एक्सप्रेशन लिख लिया है बच्चों। अभी हम इसको देखिएगा प्रोपोर्शनल को रेस करते हैं, ठीक है, फिर हम इसके इक्वेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है बच्चों। जी स्टूडेंट्स देखिएगा, अब हम प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करने जा रहे हैं। जब भी प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। हियर g इज कांस्टेंट, बेटा इस कांस्टेंट का नेम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, चलिए इसको थोड़ा सा अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी देख ले बेटा कांस्टेंट की रीजन क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल इस रूम में, इस क्लासरूम में मुझे नंबर ऑफ चेयर्स ज्यादा रिक्वायर्ड है। बेटा नंबर ऑफ चेयर्स अगर ज्यादा लानी पड़ेंगी तो रुपीस भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो रुपीस होंगे यानी
चेयर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रुपीज, तो रुपीज ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अब आप देखें ऑब्वियसली जितनी ज्यादा चेयर्स खरीदेंगे हमें पैसे ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो जब भी हमने कहा कि जब भी आप कन्वर्ट करते हैं प्रोपोर्शनल को इक्वल में, कोई ना कोई कांस्टेंट, चले मैं यहां कांस्टेंट को के लिख देता हूं, ठीक है, के मैंने लिख दिया। अब मैं कहता हूं जी मैं कांस्टेंट नहीं लिखता, क्या रीजन है, ठीक है, क्या मतलब इसकी जरूरत ही कोई नहीं है क्या कांस्टेंट लिखने की। तो बेटा देखें, मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ चेयर 1 है, कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो बेटा मुझे एक बात बताएं, क्या 1 चेयर 1 रुपी की तो नहीं होगी ना। हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जो 1 चेयर है वो 1000 रुपीज की है। अब आप देखें जब 2 चेयर्स है तो कितने की होंगी, 2000 रुपीज की होंगी। मिड में देखें, मिड में हमने इक्वल लिखा हुआ है। अब 1 इक्वल टू 1000 नहीं हो सकता, क्यों, इधर चेयर है इधर रुपीज है, इक्वल तो आ नहीं सकता। हम तो इक्वल लिखते हैं, जब प्रोपोर्शनल से इक्वल की तरफ जाते हैं तो हम तो इक्वल लगाते हैं। तो बेटा इसका मतलब है इधर लगातार हमें एक टर्म मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे यहां अब हम जो बात कर रहे हैं, यहां चेयर की प्राइस कांस्टेंट है, तो बेटा मैं यहां पे देखें 1000 के साथ लगातार मल्टीप्लाई करके लाऊंगा। चले इस साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं, लगातार 1000 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, कॉन्टिन्यूसली मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ये वो जो 1000 के साथ कॉन्टिन्यूसली मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन बनाने के लिए। इक्वेशन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हम लगाते हैं जब भी हम प्रोपोर्शनल से इक्वल में आते हैं। देखिए ना, प्रोपोर्शनल रिलेशन था, मतलब फोर्स कैसे बढ़ेगी, अगर मैसेज को बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगी क्योंकि न्यूमरेटर में आ रहा था, अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो उसके स्क्वायर के साथ फोर्स कम होगी क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन बेटा जब हमने इक्वल लगाया तो मैसेज को पुट करते हैं, डिस्टेंस को पुट करते हैं, तो वो फोर्स का जो आंसर है वो नहीं आ रहा था, मतलब हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बेटा ये जो जी कांस्टेंट था ना, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.673 इंटू 10 टू रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बच्चों इसकी वैल्यू होती है। बेटा देखिए ये हमारे पास जो कैपिटल जी है ना, इसको देखिए क्या कहते हैं, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू कहीं पे भी चेंज ना हो। आप देखिएगा साथ साथ इसी चैप्टर में हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कांस्टेंट पढ़ेंगे, क्या उसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। उसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। लेकिन बेटा कैपिटल जी की वैल्यू, जिसे कैपिटल जी इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10 टू रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू इसकी जो है ना 6.673 इंटू 10 टू रेज पावर -11, ये कहीं पे चेंज नहीं होती, हर जगह सेम रहती है। देखिए हर जगह सेम रहने का मतलब क्या है, जब भी हम टू मैसेस के बिटवीन अट्रैक्शन की बात करेंगे तो उस वक्त हम जो है उसमें जो कांस्टेंट लगाएंगे ना वो यही लगाएंगे। अब दो मैसेस के बिटवीन अट्रैक्शन की एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हम सन और मून के बिटवीन अगर अट्रैक्शन की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यही होगा। हम अर्थ और मून के बिटवीन बात करते हैं या किसी भी बड़े बॉडी या छोटे बॉडी के बिटवीन जब हम बात करते हैं अट्रैक्शन की, मैसेस की वजह से अट्रैक्शन की बात करते हैं बेटा, तो फिर हम ये कैपिटल जी की वैल्यू यही पुट करेंगे 6.673 इंटू 10 टू रेज पावर -11। एक बात ये होगी। अब आप देखें मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसीलिए ऐसे कांस्टेंट को जिसकी वैल्यू कहीं ना चेंज हो उसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। तो बेटा देखें इसकी वैल्यू ये आप गौर से देखें ना, 6.673 इंटू 10 टू रेज पावर -11 है, ये -11 है, ठीक है। चलिए ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर तो अभी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे कैसे आती है, यूनिट कैसे आती है। ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई है बेटा। अब आप देखें ये वैल्यू जो है ये बहुत स्मॉल है,
अच्छा कैसे स्मॉल है? देखिए -11 पावर है। आप जानते हैं कि -11 का मतलब है अगर हम पॉइंट को बैकवर्ड चलाएं ना तो हमें 11 डिजिट पॉइंट को पीछे लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब है पता है हम लिखेंगे कि अगर -11 नहीं लिखते तो हम लिखेंगे 0.000 10 जीरोस लगाएंगे, उसके बाद 6673 आएगा। खुद सोचें आपके 10 जीरो के बाद यानी पॉइंट लगाया, उसके बाद 10 जीरोस लगाए, फिर 6673 आया। तो इतनी स्मॉल इसकी वैल्यू है बेटा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत वीक है। तो ये बहुत वीक है, इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू भी बहुत स्मॉल आती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कांस्टेंट की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसलिए ये फोर्स क्या आती है? वीक आती है। तो बेटा जब हम ये देखें ना यहां पुट करें, जब हम टू मैसेज के बिटवीन फोर्स की बात करें तो ये जी की वैल्यू बहुत स्मॉल होने की वजह से वो फोर्स बहुत कम आती है, सिग्निफिकेंट फोर्स नहीं आती। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं, ये मेरे सामने चेयर है, टेबल है, चेयर और टेबल के दरमियान अट्रैक्शन की मैं बात करता हूं। ठीक है, तो आप देखें चेयर का मास कितना होगा? 10 kg। ठीक है, टेबल का मास कितना होगा? 20 kg। आप यहां पुट करें ना, आप फिर उसके साथ ये देखें, खुद सोचें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें 10 टू रेज पावर -11 वाली वैल्यू, तो बेटा वो वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी कि इसीलिए ये चेयर और टेबल जो है या ये छोटे छोटे जो बॉडीज हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए नजर नहीं आते, इनके बिटवीन फोर्स इसीलिए सिग्निफिकेंट नहीं होती। बेटा ये बहुत वीक फोर्स है, बहुत वीक फोर्स है ये वाली। लेकिन जब आप सुनिएगा जरा, जब दोनों बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ आ जाता है, क्योंकि बेटा आगे हम पढ़ेंगे भी, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, 6 × 10⁻24 kg है, यानी 10 की पावर 24 है। इधर 10 की पावर है -11, उधर 10 की पावर +24 है। तो बच्चों जब वो पुट करेंगे, मैथ्स की बात करेंगे ना, उस वक्त फिर ये फोर्स सिग्निफिकेंट हो जाती है। आपको पता है अर्थ के बिटवीन और किसी दूसरे बॉडी के बिटवीन ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ये फोर्स यही ग्रेविटेशनल यानी इसी वजह से है, अर्थ के बिटवीन और किसी दूसरे बॉडी के बिटवीन। और जरा समझिएगा, इस मार्कर के बिटवीन और अर्थ के बिटवीन जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका दूसरा नाम वेट ऑफ द बॉडी है। क्या मतलब? जो बॉडीज का वेट है ना, वो वेट इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, क्योंकि मैसेस एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट करते हैं। चूंकि मैसेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस अट्रैक्शन की वजह से, अर्थ भी तो एक मैस है, तो अर्थ जब अट्रैक्ट करती है तो अर्थ का मैस बहुत ज्यादा है, 6 × 10⁻24 kg है। तो अर्थ का मैस इतना ज्यादा होने की वजह से फिर ये फोर्स सिग्निफिकेंटली, तो फिर बेटा हमें ये फोर्स सिग्निफिकेंटली फील होती है। ठीक है, जब दूसरा बॉडी अर्थ आ जाए तो अर्थ का मैस बहुत ज्यादा होता है। अब आप देखें इसके साथ, यानी ऑब्वियसली ये फोर्स देखें मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब एक अर्थ आ जाए, इतना बड़ा मैस आ जाए, फिर सिग्निफिकेंटली फील होती है। लेकिन अर्थ के ऊपर अगर किसी बॉडी की हम बात करें तो बेटा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि मैस बहुत स्मॉल होता है और ये फोर्स क्या होती है? बहुत वीक हो जाती है। अब बेटा एक बात और देख लें, देखें ये जी जो है ना, कैपिटल जी जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट देखें कैसे फाइंड की गई। देखें यूनिट के लिए पहले मैं ऐसा करता हूं, इसको सेपरेट कर देता हूं। आप देखें ये फोर्स है यहाँ पे, ये d² इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैसेस का प्रोडक्ट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स की यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडिंग पर देखें kg × kg, kg स्क्वायर आ जाएगा, और जब ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? पर kg स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। ये बेटा एमसीक्यूज के हवाले से इसकी वैल्यू भी याद रखिएगा, 6.673 × 10⁻⁻11। ये तो चले एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई है, लेकिन यूनिट देखें आपको नजर आ रही होगी, मैंने जी को सेपरेट कर लिया, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर तो मीटर स्क्वायर आ गया, पर केजी है 2 दफा केजी आ रहा तो पर केजी स्क्वायर आ गया। तो ये यूनिट आ रही है कैपिटल जी की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पे माइंड में एक क्वेश्चन और आता है कि